हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू JKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो मेरा नाम अजय है और आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, उसके बाद आपका एनर्जी एंड पावर वाला जो चैप्टर था उसका चैप्टर लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट बताया, उसके बाद मैंने आपको चार्ज के बारे में थोड़ा बताया, मैंने उसके यूनिट बताए, फिर मैंने आपको 2-3 बातें बताई कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है मैंने आपको बोला था, बस इतनी सी बात याद रखना, हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। रो एल बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इससे आपकी हर एक बात मिलेगी। मुझे बताइए कि अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूं देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। तो मुझे दिख रहा है ये सीधा इफेक्ट है, लेंथ बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। मैं बोलता हूँ आपने मटेरियल अच्छा कर दिया, मटेरियल अच्छा कर दिया तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये सीधा इफेक्ट है, मतलब मटेरियल पे डिपेंड है, सीधा सीधा इफेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में उल्टा इफेक्ट है, अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ऊपर वाले को डिवाइड करने से, ऊपर अगर 10 है, नीचे पहले 5 था तो आंसर 2 आ रहा था, रेजिस्टेंस 2 आ रहा था। मान लीजिए ऊपर सेम था, नीचे मैंने इसको क्या किया, बढ़ाया, इसको 10 बना दिया, अब देखिए रेजिस्टेंस 1 हो गया, नीचे बढ़ने से एरिया कम हो गया। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि इनडायरेक्टली रिलेशन में उल्टा चलता है, सीधा सीधे में सीधा रिलेशन, उल्टे में उल्टा रिलेशन। अगर एरिया बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करूंगा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, राइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करने का मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करने का मतलब कि मैंने तार को पतला कर दिया, यहाँ पे इसका रास्ता मोटाई कम कर दी। तो मैंने बोला था ना, पतली वायर में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले से बना सकते हो। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं आज की। मैं बोलता हूँ कि एक आपके पास वायर है, एक आपके पास वायर है, उसका रेजिस्टेंस, उसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस है R1, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इस तार को मैंने क्या किया, इफेक्ट डाले, मैंने बोला कि अगर इसकी लेंथ 4 टाइम्स हो जाए, 4 टाइम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए, बताइए दूसरे रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट आएगा, मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस, मतलब टोटल कितना इफेक्ट आएगा उसके रेजिस्टेंस पे। पहला रेजिस्टेंस के दूसरे में कैसे बना होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अब फॉर्मूला लिखना है, R इक्वल टू रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, रो एल बाई एरिया। मैंने बोला इससे हर एक चीज़ निकलेगी, पुट करिए यहाँ पे, आपने लिखा रो, चेंज नहीं करी तो रहने दिया, लेंथ को क्या कर दिया, एल के बजाय 4L लेके आगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, डबल हो गया, 2A हो गया, तो 2 से 2 कट गया, तो एक्स्ट्रा वर्ड आपको क्या दिखा है, एक्स्ट्रा क्या दिखा आपको, एक्स्ट्रा दिखा आपको 2, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स। तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना गाइस, सिंपली आपको फॉर्मूले के अंदर जैसी कंडीशन बोलेगा, वो जैसी कंडीशन बोलेगा उसको पुट कर दो। जैसे मैं इसको बोल दूँ ये 5 टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया, बताइए क्या इफेक्ट आया। मैं बोलूँगा लेंथ को 5 टाइम्स करो, ठीक है, L 5L हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या किया, 3 टाइम्स किया, ठीक है, 3 हो गया। एक्स्ट्रा बात कितनी निकली, 5/3, बाकी तो सारा फॉर्मूला सेम बन गया ना। तो आंसर क्या आएगा, 5/3 टाइम्स रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, देखो वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो, बस आपको फॉर्मूले में सीधा पुट करना है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला एक मैंने वायर का क्या किया, मैंने लेंथ को 2 टाइम्स किया और आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 4 टाइम्स किया, बताइए रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आंसर मैंने बोला कि कुछ मत करो, रेजिस्टेंस में जो बोला वो करो। 2 टाइम्स किसको करना, लेंथ को, रो सेम है, लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया, 2L हो गया, एरिया को 4 टाइम्स कर दिया, 4 हो गया, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 2/4 आ रहा है, बाकी सेम रखो। तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 1/2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। समझ आई बात की, बस फॉर्मूले में पुट करना, यही आपका एनर्जी में कॉन्सेप्ट आएगा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी हम। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देते हैं, दैट इज़ टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का। ठीक है, रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ने या कम करने पे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब आपको समझ आ चुकी है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कि करंट को रोकने वाली चीज़, और टेम्परेचर क्या है, गर्मी, गर्मी बढ़ेगी तो
करंट रुकेगा ज़्यादा कि कम, ये मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट, सीधा कंक्लूजन पे चलते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, सीधी सी एग्जांपल दूंगा, आप बहुत अच्छे से याद रख पाओगे, चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। इन केस आप किसमें, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, किसमें, मैं मेटल की बात कर रहा हूँ। मेटल मतलब जिसमें करंट फ्लो हो जाए, और नॉन मेटल मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं होता। इस केस में आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। भाई गर्मियों के दिन में क्या होता है, मुझे खुद बताइए। जब भी आपकी सीज़न गर्म होता है, गर्मियाँ होती हैं, ठीक है, उस गर्मियों के दिनों में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर, कभी कभी बीच में तार टूट जाती है, तो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, तार खुद भी हीट होती है, उसमें करंट फ्लो करता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको भी पता है कि आपके घर में लाइट बहुत कम आती है। क्यों? क्योंकि उसका रास्ते में रेजिस्टेंस बढ़ चुका होता है। तार जब ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आप ऐसे याद रखो, आप घर से रिलेट करो। आपको पता है कि गर्मियों में आपकी लाइट कम आती है, सिंगल आती है। क्यों कम आती है? क्योंकि उसमें करंट कम होता है। करंट कम क्यों होता है? क्योंकि सर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है गर्मियों में, जिससे तारें गर्म हो जाती हैं, और गर्म होने से उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो आपके घर में लाइट कम पहुँच रही है, ऐसे याद रखोगे। लेकिन 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 इसको डिक्रीज करेंगे तो कॉमन सी बात है, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। यहाँ तक तो क्लियर था। इन केस ऑफ नॉन कंडक्टर, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, किस केस में? नॉन कंडक्टर के केस में, नॉन कंडक्टर के केस में, ठीक है, नॉन कंडक्टर में। चलो इसको हम नॉन कंडक्टर ना लिखे, सेमी कंडक्टर केस में लिख देते हैं। किसमें? अब सेमी कंडक्टर के केस में लिख दो। चलिए सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर मतलब जिसमें थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो करेगा, थोड़ा नहीं करेगा, मतलब जो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों की प्रॉपर्टीज शो करेगा। इस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसमें उल्टा इफेक्ट हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये तो सबको पता होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा करंट कम आता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया होता है। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, उल्टा होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं आपके? जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसकी एग्जांपल है। अब एक कंडीशन होती है, अगर मिनिमम टेम्परेचर कितना हुआ, मिनिमम टेम्परेचर अगर हो गया आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसको बोलते हैं जीरो केल्विन, जिसको बोलते हैं जीरो केल्विन। अगर टेम्परेचर जीरो केल्विन हुआ तो आप लिख सकते हो इस कंडीशन को एट 0 डिग्री केल्विन, एट 0 डिग्री केल्विन, या -273.16, ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू 1615 तो आपका जो सेमी कंडक्टर है वो कैसा बिहेव करेगा? सेमी कंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर। कैसा? इंसुलेटर, या नॉन कंडक्टर इसको बोलते हो। मैंने छोटी सी बात बताई कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा। आपको पता आपकी तारे मेटल हैं, यहाँ से करंट फ्लो करता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको ही पता करंट कम आता है, इट मीन्स कि उसमें रुकावट ज़्यादा होती है। सीधा सीधा इफेक्ट है, टेम्परेचर कम रुकावट कम, तो टेम्परेचर करंट ज़्यादा आ जाएगा टेम्परेचर से कम होने से। अगर बात करें हम सेमी कंडक्टर की, इस केस में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ा होगा रेजिस्टेंस कम, टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस। अब मैं इसको मैं डिटेल में तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन आपको ये छोटी सी दो बातें याद रखनी है। और एक बात और याद रखनी है कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए, मैं सेल्सियस की बात ही नहीं कर रहा, मैं 0 डिग्री केल्विन बोल रहा हूँ, इस केस में क्या होता है, आपका जो सेमी कंडक्टर है वो कैसा बिहेव करता है? एज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब उसमें करंट पास होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एट 0 डिग्री केल्विन, at 0 degree Kelvin the conductance of, ऐसे बोल सकते हैं, conductance of semiconductor, conductance मतलब कितना करंट कंडक्ट कर सकता है, becomes 0 मतलब 0 डिग्री केल्विन के ऊपर आपका जो सेमीकंडक्टर कंडक्टेंस होता है, करंट को कंडक्ट करने की क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसलिए वो कैसा बिहेव करता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर की एग्जांपल आपको पता ही है, जैसे लकड़ी, इसमें करंट पास नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, तो बहुत सारी एग्जांपल होती हैं, ठीक है, रबड़, इन सब में करंट पास नहीं होता। आपको इतनी बात याद रखनी है कि कितने डिग्री केल्विन के ऊपर
आपका जो सेमीकंडक्टर वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है। तो आंसर होगा 0 केल्विन, ना कि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन की बात करो। अगर सेल्सियस में करोगे -273.16 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट। चलिए थोड़ा सा आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ आपको मैं। चलिए इम्पॉर्टेंट मैं पॉइंट और बता रहा हूँ आपको। चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और बता रहा हूँ, 1 मिनट वेट करना आप। और बोला जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर। कॉमन सी बात है ये, अगर बहुत कम टेम्परेचर हो तो जो आपका कंडक्टर है वो कैसा बिहेव करेगा। भाई जब टेम्परेचर कम है इसका मतलब कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और तारों में करंट अच्छा फ्लो होगा, तो तार बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जो कंडक्टर होगा आपका जिसमें से करंट पास हो रहा है वो बिहेव्स कैसा करेगा, सुपर कंडक्टर की तरह, सुपर कंडक्टर की तरह। अब सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर जिसमें लगभग रेजिस्टेंस जीरो होता है। ये पॉसिबल नहीं है कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, तो कोई ना कोई इसमें रुकावट थोड़ी बहुत होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जिसमें ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। बस एक छोटा सा एग्जांपल याद रखना, 4.2 डिग्री केल्विन के ऊपर 4.2 डिग्री केल्विन के ऊपर जो आपका मरकरी मेटल्स होता है, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ये कैसा बिहेव करता है, ये एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर कम कर दिया। कम ही है टेम्परेचर, ये लगभग कम है, तो इस टेम्परेचर पे मरकरी क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर। क्योंकि टेम्परेचर कम होने से क्या होगा, आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा जिसकी वजह से सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, करंट बहुत अच्छा फ्लो करेगा। तो ये वैल्यू याद रखना कि मरकरी सुपर कंडक्टर कब होती है, जब 4.2 डिग्री केल्विन इसका टेम्परेचर होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कंक्लूजन की। मैंने कंक्लूजन ये बताया, इसमें याद रखने वाली बातें ये हैं कि अगर मेटल की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम होता है। एंड दूसरी बात करी मैंने सेमीकंडक्टर की। मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसमें उल्टा इफेक्ट होता है। ये दो बातें याद रखनी है आपको। फिर याद रखना कि 0 डिग्री केल्विन के ऊपर आपका सेमीकंडक्टर क्या बन जाते हैं, इंसुलेटर बन जाते हैं। और 4.2 डिग्री के ऊपर जब वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर कंडक्टर सुपर कंडक्टर होते हैं, और मरकरी कब होता है, 4.2 डिग्री पे। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका मैं रीज़न फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें बस पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना था बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को चिपकाते हैं सीरीज़ पैरेलल में, ठीक है। इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग सीरीज़ पैरेलल के अंदर। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए अब रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है आपकी तारों में, करंट ज़्यादा होगा उसको रोकना भी पड़ेगा ना, क्योंकि आपका हर एक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उन सबको कोई ना कोई पर्टिकुलर करंट चाहिए होता है। अब वो कितने करंट पे काम करेगा, उसके अंदर मान लीजिए आपके घर में 220 वोल्ट आ रही है, लेकिन उस करंट पे वो काम नहीं करेगा, उस वोल्टेज पे काम नहीं करेगा, उसको कम चाहिए, तो उसमें आप बीच में रेजिस्टेंस लगा दोगे। उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या करोगे, रेजिस्टेंस जो करंट को रोक लेगा, और जितना आपको डिवाइस को चाहिए वो उतना ही पार करोगे आप, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन कैसे बनाए जाते हैं, इन सीरीज। एक तो सीरीज में या पैरेलल में। सीरीज का क्या मतलब होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम पैरेलल पढ़ेंगे, फिर इसके मैं थोड़े से न्यूमेरिकल बताऊंगा, फिर इसके बाद हम लोग ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। सीरीज का मतलब होता है जैसे एक ये वायर है, सीधा करंट आपको यहाँ इस पॉइंट तक कम चाहिए, आप क्या करोगे, करंट आया पीछे से, करंट आए, इसमें बीच में आपने एक रेजिस्टेंस लगा दी जो करंट को रोकेगा, फिर करंट आगे जाएगा, एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, और जिस हिसाब से आपको चाहिए उतने आप रेजिस्टेंस लगाओगे। मान लीजिए R1 लगाया मैंने, R2 लगाया, R1 लगाया, R1, और इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट, इसको EQ से नोट करूँगा, ये बराबर होगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ठीक है। मान लीजिए आपको पीछे से आ रहा था 10 एम्पियर करंट आ रहा था, बट आपको चाहिए 6, तो आपने बीच में क्या किया, 2 एम्पियर के 2 रेजिस्टेंस लगा दिए ओम के। ये क्या करेगा, 2 और 2 4 करंट रोक लेगा, पीछे बचेगा 6 पहुंच जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया। इसकी एक बात होती है,
अगर मान लीजिए इसमें एक भी रेजिस्टेंस ख़राब हो गया तो करंट पास ही नहीं होगा। सीरीज़ में यही कमी होती है कि ये एक दूसरे के सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, एक भी पास हुआ तो करंट आगे नहीं आएगा, यहाँ से करंट यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। तो इसमें एक भी ख़राब हुआ, सारा सिस्टम ख़राब हो गया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये याद रखना कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, ये जितने भी रेजिस्टेंस लगेगा सबको प्लस कर लेना। अगर मान लीजिए सीरीज में 4 रेजिस्टेंस लगाए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल कर लो। जैसे पहला रेजिस्टेंस है 10 ओम का, दूसरा 20 ओम का। बताइए दोनों को सीरीज में कनेक्ट करा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। आप बोलोगे दोनों को प्लस ही तो करना है, 3 होंगे तो तीनों को प्लस कर देंगे। 30 30 60 एम्पियर का, और सॉरी 60 ओम का रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो समझ जाएगी सीरीज वाली। अब पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, चलिए पैरेलल भी कर लेते हैं, पैरेलल कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, कैसे पैरेलल में कैसे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सर्किट में आपने यहाँ से आपका पीछे से करंट आ रहा था आई, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया आपने और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया आपने और यहाँ पे आगे करंट पास कर दिया। अब यहाँ से करंट आया इस साइड, तो यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। तो पैरेलल का मतलब होता है कि अगर ये ख़राब भी हो गया, एक ख़राब भी हो जाता है तो भी करंट पास होता है। जैसे आपकी घर की जो लाइट होती है ना, उसमें सारा कुछ कैसे कनेक्ट किया जाता है, रेजिस्टर्स में सीरीज़ में और पैरेलल में लगाए जाते हैं। क्योंकि जो आपके फ्यूज़ होते हैं, मान लीजिए आपके एक कमरे का फ्यूज़ उड़ जाता है तो बाकी तो लाइट चलती रहेगी ना, सारी थोड़ी बंद होती है। तो सिस्टम चलता रहेगा। जैसे यहाँ से करंट आ रहा है, ये ख़राब भी होगा तो करंट इस साइड से पास हो जाएगा, और जितना ये रोक सकता उतना रोकेगा, बाकी चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जिस साइड रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस साइड करंट कम फ्लो करता है, करंट दूसरी साइड से निकल जाता है, क्योंकि जिस साइड रुकावट है उस साइड क्यों जाएगा करंट आपका। और पैरेलल का मतलब होता है कि आपको बोला जाएगा इक्विवेलेंट, तो आप ऐसे निकालोगे, फ्रैक्शन में लेना आपको 1 बाय रेजिस्टेंस 1 प्लस 1 बाय रेजिस्टेंस 2, जितने भी होंगे, जितने भी रेजिस्टेंस ने पैरेलल में जोड़े होंगे उतने ऐड कर लेने हैं। लेकिन जो भी इसका आंसर आएगा, और आपको क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए ना, और इसके लिए आप उसको फिर से सीधा लिख लेना। जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा करना पड़ेगा। मान लीजिए इसको टोटल रेजिस्टेंस आपने प्लस किए, जैसे मैं बोल देता हूँ, एक रेजिस्टेंस आपका 2 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस आपका 3 ओम का, और चौथा रेजिस्टेंस आपका 6 ओम का। इसको आपने पैरेलल में कनेक्ट किया। बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला पता है पैरेलल में क्या होता है, 1 बाय टोटल रेजिस्टेंस बराबर होगा सबका फ्रैक्शन करके ऐड करना। यही बोला मैंने। चलिए ऐड कर लिया। अब इसको हम ऐड करते हैं। ऐड कैसे होगा, एलसीएम से 6 या 6 ही रहेगा, ये 2 के हिसाब से 3 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। अब इसको ऐड करना तो नहीं सिखा सकता ना, 3 3 6/6 मतलब 1 1/1। ठीक है, जब इसको मुझे पता है 1 बाय इक्विवेलेंट आया 1 बाय 1, तो इसको उल्टा करोगे, ऊपर ले जाओगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1। ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा, 1 होगा पैरेलल में। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना होगा टोटल, 1 होगा। बाकी इसके ऊपर हम लोग ना ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि रेजिस्टेंस को सीरीज़ में करेंगे तो उसका सबका सम कर देना, वही इसका आंसर होता है। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में करेंगे तो उल्टा करके सम करना है, और जो भी आंसर आएगा उसको फिर से उल्टा करना है। मान लीजिए आपका आंसर आ जाता है गलती से 1/4, तो आपको इक्विवेलेंट निकालना था तो उल्टा कर लो, 4 आंसर आ जाएगा। अगर ये 3/4 होता तो उल्टा कर लो, 4/3 हो जाता। मतलब आंसर को उल्टा करना है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, और सीरीज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बाकी मैं इसके न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा आपको नीड है ही नहीं इसके न्यूमेरिकल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें ओम्स लॉ होता क्या है। ठीक है, ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम था, इसने हमें एक लॉ दिया। इसने लॉ क्या बताया, इसने एक मुझे लॉ बताया। ठीक है, मुझे क्या, सबको एक लॉ बताया। जैसे आप एक बैटरी कनेक्ट करते हो, ठीक है, बीच में एक आप लोग रेजिस्टेंस लगा देते हो सर्किट में, इसमें जो रेजिस्टेंस का और बीच में जो करंट जाएगा और आपका जो वोल्टेज कितना दोगे आप, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है उसने ये बताया। इसने बोला कि अगर आप B/I देखोगे, मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज कितना है और करंट कितना है, ये बराबर होगा आपके
रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस कांस्टेंट के। अगर तार में आपको रेजिस्टेंस निकालना वो किसके बराबर होगा कि वोल्टेज कितना और करंट कितना है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो B इक्वल टू आई आर। बस इतनी सी बात याद रखना, आपके ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन निकल जाएगा। ओम्स लॉ ने क्या बोला था, B इक्वल टू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं वोल्ट बराबर होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस आई आर। ठीक है, तो ये इतनी सी बात याद रखना, क्वेश्चन हो जाएंगे। बट इसमें एक कंडीशन होती है, ये सिर्फ और सिर्फ काम करता है इट वर्क ऑन कंडक्टर ओनली। भाई क्यों कंडक्टर पे काम करेगा, कॉमन सी बात है, जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा, कंडक्टर में फ्लो करता है। आप सेमीकंडक्टर लेते हो जहाँ आप लोग इंसुलेटर ले लेते हो, जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो इसमें रेजिस्टेंस और बीज तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, इसमें कैसे काम करेगा आपको पता नहीं चलेगा इसमें कुछ भी। एक बात कि ये कंडक्टर पे काम करता है, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग हमेशा किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी की वजह से ये रियल लाइफ में वैलिड ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके घरों में लाइट आती है, कुछ भी आता है तो उसमें ओम्स लॉ चलता ही नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नियम इस पे ये आप चेक नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसमें टेम्परेचर होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, टेम्परेचर तो होगा ही होगा, आप टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आप टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कर सकते। यहाँ से छोटे छोटे यूनिट बनाते हैं हम लोग। चलिए, मैंने बोला B बाई आई इक्वल टू क्या होता है आपका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है। मैं बोलूँ कि एक रेजिस्टर मतलब ओम, एक ओम की वैल्यू निकालते हैं, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, और करंट का होता है एम्पियर यूनिट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट तो इसका होता है एम्पियर, मतलब वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है आपका 1 ओम होगा, 1 ओम होगा। रेजिस्टेंस कितना होगा, वोल्ट कितना और नीचे कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसकी बात आप यहीं से ऊपर नीचे करके कुछ भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपको ये याद रखना कि ओम्स लॉ ने बोला था B इक्वल टू आई आर होता है, B इक्वल टू आई आर होता है, इसको याद रखना। बस इससे क्वेश्चन सारे होंगे, इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। बट क्वेश्चन पूछने वाला एग्जामिनर भी थोड़ा सा चालाक होता है, वो क्वेश्चन को बनाता कैसे है, क्योंकि आपको पता चल गया कि वोल्ट का और करंट का सीधा रिलेशन है। अगर वोल्ट बढ़ा होगा तो करंट बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी। भाई BIR का बात करें, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो इस साइड ज़्यादा हो जाएगा ना, इस साइड फिर करंट भी बढ़ाना पड़ेगा अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो। लेकिन देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं बोलता हूँ कि चलिए करंट आपने इंक्रीज़ करा, बताइए वोल्टेज पे क्या इफेक्ट आएगा, तो वोल्टेज भी इंक्रीज़ होगा, तभी तो दोनों एक जैसे रहेंगे। अगर आपने करंट को कम करा तो वोल्टेज भी कम करना पड़ेगा। और बच्चों ने ये याद कर लिया होता है कि करंट बढ़े तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट कम तो वोल्टेज कम, ये याद किया होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कम। लेकिन देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन पूछेगा इफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, कैसा हो, कांस्टेंट हो। अगर आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो तो बताइए करंट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो इसका आंसर आपको यही इक्वेशन देगी, B इक्वल टू आई आर वाली। आपको इसको फिक्स कर दिया, मतलब ये जितना, अगर ये टोटल 10 सारे 10 ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना। उसने बोला कि इस नंबर को इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, बताइए करंट को क्या करेगा। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए टोटल है 50 और ये है 5 × 10, ऐसे होगा 50। इसको एक जैसा ही रखना 50। अगर इस नंबर को बढ़ा दिया, इस नंबर को इसने क्या किया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 20 लिख दिया, तो अगला नंबर कम नहीं करोगे तो इसका प्रोडक्ट उल्टा ऊपर चला जाएगा। भाई क्या इसको भी बढ़ा दोगे, इसको बढ़ाया मैंने 20 बना दिया, तो अगर मैं इसको कम नहीं करूँगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, बड़ा हो जाएगा ना। इसको भी बढ़ा दूँ तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई 50 के बराबर आएगा ही नहीं। अगर इक्को रखना, इसको बढ़ाया तो इसको कम करो, इसको 5 को 2 से डिवाइड करो, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से डिवाइड, देखो 2 से 2 कट गया, फिर से 50 आ गया। मतलब अगर एक नंबर बढ़ाओगे और एक को कम करना पड़ेगा तभी तो प्रोडक्ट सेम रहेगा, तभी तो प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो इसने क्या किया था, रेजिस्टेंस बढ़ाया था। करंट पे क्या इफेक्ट आएगा, तो करंट आपका डिक्रीज होगा। करंट पे क्या इफेक्ट आएगा, करंट डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि एक नंबर बढ़ाने से दूसरा कम करो तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा ना। तो बच्चों ने तो यही याद किया होता है कि करंट बढ़ाओ वोल्टेज बढ़ता है, लेकिन उसने करंट वोल्टेज का पूछा नहीं, उसने आपको रेजिस्टेंस का पूछ लिया और वोल्टेज को उसने कांस्टेंट कर दिया। समझ आ गई, ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो भी ठीक है। आपको याद रखने वाली बातें यही है कि ओम्स लॉ ने क्या बोला था, ओम्स लॉ ने क्या बोला था कि B इक्वल टू आई आर, B इक्वल टू आई आर।
और इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे कि अगर करंट बढ़े तो वोल्टेज पे क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज होगा, करंट कम वोल्टेज डिक्रीज होगा। ये कांस्टेंट किस पे, टेम्परेचर पे बात करता है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और इस पे क्या होना चाहिए, हमेशा कंडक्टर होना चाहिए, दो चीज़ें। तो इन दोनों पे ये ओम्स लॉ काम करेगा। और बोलेगा आपको एग्जाम में कि बताइए ओम्स लॉ टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर ये क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो ये क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। और किस पे काम करता है, हमेशा कंडक्टर पे काम करता है, कॉमन सी बात है। चलिए गाइज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, फिर ख़त्म नहीं हो पाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, एक और लिख लीजिए फिर मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ। अगला हेडिंग दे दीजिए आप अभी, फ्यूज़ वायर क्या होती है। जो घर पे आप फ्यूज़ की वायर लगाते हो ना, फ्यूज़ वायर क्या होती है, फ्यूज़ वायर इसको बोला जाता है, ये एक आपकी सेफ्टी डिवाइस होती है भाई। एज अ सेफ्टी डिवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही लाइट ज़्यादा आएगी तो फ्यूज़ उड़ जाएगा और करंट आपका आगे पास नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लाइट आ रही थी, बीच में एक आपने फ्यूज़ लगा दिया और आगे आपने छोटे छोटे बल्ब लगा दिए, या ऊपर यहाँ पे टीवी लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। तो अब यहाँ से करंट ज़्यादा आ गया तो ये फ्यूज़ क्या होगा, इसको सहन नहीं कर पाएगा इसका टेम्परेचर, क्योंकि जैसे ही करंट ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर तार गर्म होती है। जहाँ करंट ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, ये फ्यूज़ क्या होगा, पिघल के टूट जाएगा पीछे, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लाइट और करंट आपका आगे पास नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये सेफ हो जाएंगे। अगर ये नहीं होता तो ये करंट सीधा इनके पास आता और ये उड़ जाते, ठीक है, और ये उड़ जाते। तो इसलिए फ्यूज़ को क्या बोला जाता है, ये एक आपका क्या है, ये आपका एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है, ये आपका सेफ्टी डिवाइस है। चलिए इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अच्छा मुझे बताइए इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, या इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा कि लो होगा। चलिए पहले मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट समझाता हूँ। बहुत सारे बच्चों को मेल्टिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता होता क्या होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कोई चीज़ कितने डिग्री टेम्परेचर पे आके मेल्ट हो जाएगी। मान लीजिए आपका प्लास्टिक है, इसको आप लोग क्या करते हो, हीट करते हो, तो प्लास्टिक धीरे 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 क्या होगा, पानी की शेप लेगा। जिस कंडीशन में ये प्लास्टिक सॉलिड से लिक्विड होना स्टार्ट होगा वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, अगर आप 99 डिग्री तक सेल्सियस उसका टेम्परेचर रखोगे ना, पानी कभी बॉयल नहीं होगा, क्योंकि ये 100 डिग्री के बाद बॉयल होना स्टार्ट होता है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, जैसे पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में। जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो पानी क्या होगा, आपका बर्फ़ बन जाएगा। तो ये बर्फ़ कब बना, जब 0 डिग्री सेल्सियस था। तो मेल्टिंग पॉइंट होता है कोई चीज़ मेल्ट स्टार्ट होना किस टेम्परेचर पे होती है, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मुझे बताइए फ्यूज़ वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, वो हाई होना चाहिए, लो। तो आपका आंसर होगा सर बिल्कुल लो होना चाहिए। लो मतलब वो बहुत कम टेम्परेचर, थोड़ा सा ही बढ़ते वो क्या होगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, इसको लो टेम्परेचर चाहिए। और क्यों पिघलना चाहिए भाई, अगर ये नहीं पिघलेगा तो इसका फ़ायदा ही क्या हुआ भाई। करंट आ रहा है पीछे से, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ गया। अगर ये फ्यूज़ इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब जितना मुझे टेम्परेचर, जब तक ये हाई टेम्परेचर पे नहीं पहुंचेगा, 220 200 400 सेल्सियस डिग्री तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये नहीं पिघलेगा, तब तक आपके आगे वाले डिवाइस पिघल जाएंगे। इसका मतलब इसको क्या चाहिए, टेम्परेचर लो चाहिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो। तो मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तभी ये उड़ेगा, ठीक है, तभी ये उड़ पाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट इसके बारे में कुछ बात करते हैं। पहली बात मैंने बताई, इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, इसका रेजिस्टेंस, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, ये करंट को कैसे रोकेगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। क्यों, क्योंकि हमें करंट को ज़्यादा रोकना, आगे पास नहीं होने देना है। और ये क्वेश्चन, चलिए इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। जो आपका फ्यूज़ वायर होता है वो किसका अलाय होता है, अलाय मतलब जो 2-3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है आपका लेड प्लस टिन, लेड का सिंबल होता है Pb और टिन का होता है Sn। दोनों को ऐड करके ये एक तार बनाई जाती है जो फ्यूज़ वायर के लिए यूज़ होती है। अब याद कैसे रखोगे, मैं इसकी ट्रिक भी बताता हूँ आपको, इसकी ट्रिक, क्योंकि ये एग्जाम में भूलने वाला क्वेश्चन है। ट्रिक क्या है, अब बताइए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ किसके लिए लगाया जाता है। आप बोलोगे सर अपनी सेफ्टी के लिए,
लोड बढ़ जाएगा, मुश्किल होगा, इसका मतलब लोड इंक्रीज होगा तो ये 3 सेकंड में उड़ जाता है, 3 सेकंड में ये उड़ जाएगा। लोड बढ़ेगा, ये 3 सेकंड में उड़ जाएगा, तो लोड का मतलब लेड और 3 सेकंड मतलब टिन, टिन मतलब 3, टिन मतलब 3। ऐसे याद रखो कि फ्यूज वायर क्यों लगाई जाती है, जब लोड बढ़ता है ये 3 सेकंड में उड़ जाता है, तो लेड प्लस टिन इसका आंसर हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। इसमें लेड होता है 37% और ये होता है 63%। चलिए थोड़ा सा आगे इसका एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। इसके अंदर एक रेड वायर होती है, एक आपकी न्यूट्रल वायर होती है। पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था ना पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में कि आपकी जो तारें होती है उसमें बेस वाले कौन सी, अर्थिंग के लिए कौन सी होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में पिछली बार। और इसकी जो अर्थिंग होती है, मैं फ्यूज़ की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फ्यूज़ की। इसमें जो आपकी रेड वायर होती है, ये क्या की जाती है, इससे होता है आपका करंट पास, करंट पास इन रेड। रेड वायर में करंट पास होता है जिसको बोला जाता है लाइव वायर, ठीक है। रेड में क्या होता है, रेड डेंजरस मतलब करंट पास हो रहा है। न्यूट्रल कौन सी होती है, न्यूट्रल का कलर होता है ब्लैक। कैसा होता है, ब्लैक। न्यूट्रल का कलर कैसा होता है, ब्लैक। जिसमें काले कलर की तार होती है, ये किसके लिए होती है, वो न्यूट्रल के लिए होती है, ठीक है। और अर्थिंग के लिए याद रखना कैसी होती है, वो ग्रीन कलर की, ग्रीन वायर, इसको ऐसे ही बोला जाता है, ये ग्राउंड वायर है। कैसी, ये ग्राउंड वायर। तो ग्रीन वायर का मतलब हरी, मतलब क्या होता है, हरा मतलब शांति। तो शांति कैसे मिलेगी, जब आपकी चीज़ें अर्थिंग हो जाएंगी, आपको डेंजरस नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी बिजली पड़ेगी उसके लिए भी अर्थिंग लगाई जाती है। तो अर्थिंग जैसे लाइटनिंग वगैरह के लिए भी अर्थिंग होती है, तो अर्थिंग इंपॉर्टेंट होती है आपके कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए। जैसे एकदम से वोल्टेज आता है, सर्ज वोल्टेज, तो अर्थिंग, अर्थ में सारी बिजली चली जाती है और आपका इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी वो सेफ हो जाता है। तो रेड वायर कौन सी होती है, जिसमें करंट पास होता है, इसको बोला जाता है लाइव वायर। न्यूट्रल वायर का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। करंट पास होने वाला कलर कैसा होता है, रेड होता है। न्यूट्रल कैसा होता है, ब्लैक होता है। अर्थिंग कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो ये कलर भी इसके याद रखना। और इसको हमेशा कनेक्ट कैसे किया जाता है लाइट के साथ, कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हमेशा लाइट के साथ सीरीज में लगाई जाती है, मतलब इससे लाइट आ रही है, आगे आपके इंस्ट्रूमेंट है तो ये इसके सीरीज में लगा दी जाएगी आपकी, ठीक है। ये फ्यूज आपके सीरीज में, क्योंकि इसको उड़ गया तो सारे कमरे की लाइट बंद, तो सीरीज में लगाया जाता है सबको। अगर पैरेलल में होता, एक फ्यूज उड़ गया तो एक ही बल्ब को जाएगा, दूसरे से बार चीज़ उड़ जाएगी, है ना। पैरेलल में क्या होता है, एक उड़ भी जाए, दूसरे से करंट चला जाता है, तीसरे चला जाएगा। तो इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है ताकि सारे के सारे आगे वाला सिस्टम सेफ हो जाए। तो ये था आपका फ्यूज वायर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हीटर वायर, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, इन सब के बारे में बात करेंगे और साथ साथ आपका इलेक्ट्रिक पावर भी पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।